वेलकम बैक नाजरीन, हम दोबारा हाजिर हो गए हैं। अपने टॉपिक को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रही थी पेसिफायर और टीतर के बारे में। अब आप मुझे बताएं कि पेसिफायर टीतर से डायरिया और ये सब बैक्टीरियाज तो जाहिर है कंटेमिनेशन हो रही है। हमने सुना है कि दांत उससे टेढ़े मेढ़े और डेवलपमेंटल इश्यूज भी होते हैं और दांत आगे पीछे निकलने के मसले भी होते हैं, लेकिन पेशेंट कहते हैं कि तीतर से कैसे हो सकता है ये? असल में देखें, होता ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म एक बच्चे को आदत हो जाती है ना पेसिफायर लगाने की जी, या फिर टीतर लगाने की, ठीक है, टीतर तो अमूमन बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन पेसिफायर जो है 6 साल तक लगा रहे होते हैं। हाँ, पेसिफायर जो है वो एक बेसिक प्रॉब्लम है। अब वो इतने बड़े बड़े बच्चे आते हैं, अभी तक वो जो है पेसिफायर यूज कर रहे हैं, अंगूठा यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो पेसिफायर छोड़ते हैं तो अंगूठा यूज करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो पेसिफायर का शेप होता है वो आपने देखा हुआ एक राउंड बॉल सी होती है, बिल्कुल, ठीक है, और जो टंग है उससे वो सकिंग करते हैं बच्चे जी। तो सकिंग करने की वजह से जो आपका जिसको हम ये अपर पैलेट कहते हैं, तालू, ये तालू जिसको हम बेसिकली कहते हैं, तो ये जो है उसी शेप का बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बच्चा जो है ना मोल्ड की तरह होता है ना, जिस मोल्ड में डालेंगे वैसे वो जो सांचा नहीं होता उसी में ढल जाता है। तो जिस शेप का पेसिफायर होता है दांत भी उसी शेप में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी टीथिंग स्टार्ट हुई हुई है। अब दांत जो है वो थोड़े बाहर आएंगे, फिर थोड़े बाहर आएंगे, फिर थोड़े। अब जब एक छोटा बच्चा है, उसकी अर्ली स्टेज है ना, उस टाइम ये उसकी जो है डेवलपमेंट आपको लग रहा है कि वो रॉन्ग वे में जा रही है, जैसे वो सर बनाते हैं, नाक बनाते हैं। जी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे सर भी बनाया जाता है, कल्चरल इश्यूज हैं ये। तो बिल्कुल उसी तरीके से पैलेट भी बनाया जाता है। अच्छा, पैलेट को बनाने में ये जो पेसिफायर्स होते हैं बहुत नेगेटिव किरदार अदा करते हैं। इससे होता ये है कि पैलेट का जो शेप है वो डिस्ट्रॉय होता है, वो बाहर की तरफ आता है, तो आपकी पूरी फेशियल प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो इशू है डेवलपमेंटल इशू, ये पेसिफायर की वजह से होता है, इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं? नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। जो बच्चे थम सकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, अच्छा, ठीक है, उससे भी होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट थम का जो है वो शेप बन जाता है पैलेट में। अच्छा, पैलेट बहुत डीप हो जाता है क्योंकि इसका जो प्रेशर है बच्चा अंदर अप्लाई कर रहा होता है, तो इसी शेप का जो है आपका पैलेट बन जाता है। बहुत नैरो सा और बहुत ही नैरो प्रोफाइल होती है और बहुत आगे की तरफ इसमें जो है ना दांत इसके साथ साथ बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, जैसे हमने देखा है बच्चे बचपन में बड़े क्यूट होते हैं, प्यारे प्यारे से हो रहे होते हैं, फिर जैसे ही वो 6 से 7 साल तक पहुंचते हैं, कुछ दांत आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं, उनका जो वो फेस होता है जो बचपन में क्यूट सा होता है, वो फेस बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसकी क्या वजह है? असल में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं, ठीक है। होती है बड़ी प्यारी सी है, लेकिन क्योंकि एक बच्चे को हमने बहुत छोटी उम्र में बहुत छोटे छोटे दांतों के साथ देखा होता है, जी बिल्कुल, अब वो उस टाइम पे बड़ा क्यूट लग रहा होता है, बहुत ही बिल्कुल मोती जैसे दांत हैं छोटे छोटे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो दांत जो है वो झड़ते हैं और नए दांत आते हैं। तो क्योंकि मुंह तो आप बच्चे का छोटा ही होता है ना, जब दांत बड़े बड़े आते हैं ना तो वो अगली लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, स्पेस, और कुछ ये होता है कि स्पेस नहीं होता हमारे पास। जब दांतों में स्पेस नहीं होता तो कुछ दांत आगे आते हैं, कुछ पीछे आते हैं, कुछ रिटेन होते हैं, रह जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जब आपको ऐसा फील हो कि बच्चे के दांत आगे पीछे आने शुरू हो गए हैं, तो 6 साल से लेके और 12 साल के टाइम पीरियड में अपने डेंटिस्ट को जाके जरूर दिखाएं। अच्छा, उसी टाइम पे कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं या कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो हम उस टाइम पे कर सकते हैं। तो साहब आपने कहा कि दांत आ रहे होते हैं और कुछ जा रहे होते हैं और 6 महीने से ये अमल स्टार्ट होता है और ये 12 साल तक चलता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है उनके पैदाइशी दांत भी होते हैं और पेरेंट्स कहते हैं ये बहुत खुशकिस्मती लेके आया है दुनिया में और ये बहुत खुशकिस्मती की निशानी है कि इसका दांत पैदाइशी दांत है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में देखें, कुछ अनयूजुअल चीजें जो है ना उसको पेरेंट्स ने या हमारे बड़ों ने उसको कोप अप करने के लिए ना ये कह दिया कि ये बहुत लकी है, ताकि लोग बुली नहीं करें। अच्छा, लेकिन हाँ, इसका असल में रीजन ये है। लेकिन वो जो दांत होता है वो कहलाता है न्यूनेटल, यानी पैदाइशी टाइम पे वो दांत मौजूद होता है। अच्छा, ठीक है, तो उसके वो तो ज्यादा खतरनाक होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उस दांत की कोई रूट नहीं होती। अच्छा, उसकी अमूमन जड़ नहीं होती, वो सिर्फ दांत होता है छोटा सा ऊपर। तो बच्चा फीडिंग के दौरान वो दांत खा सकता है। अच्छा, हाँ, और मदर को इरिटेट कर सकता है, अपने आप को काट सकता है, क्योंकि इतना सा बच्चा क्या करेगा, एक आध दांत अगर अंदर होगा तो वो मसूड़े भी खराब होंगे, तो वो तो फौरी तौर पे निकलवा लेना चाहिए। पेरेंट्स तो कहते हैं कि ये तो इसलिए है दांत कि एक तो वो लक है और फिर ये तो फौरन खा सकता है, इसके पास तो दांत भी हैं, तो वो तो उसको खिलाना भी शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूनेटल टीथ जो है वो काफी से ज्यादा डेंजरस होते हैं, खासतौर पे बिल्कुल छोटे से बच्चे के लिए। आपने निकाले?
जी, वो तो बहुत आराम से निकल जाते हैं। आप हल्का सा ऊपर एक एनेस्थीसिया लगाते हैं जो कि बच्चों को फील भी नहीं होता, पर उसके लिए आपको पिंच नहीं करना पड़ता बच्चे को। आपने वो लगाया और हल्के हाथ से निकाल दिया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब, मैंने जैसे मैं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मैंने अक्सर देखा है कि वहां पे ना कुछ अजीब अजीब से चीजें लगी हुई होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स अजीब सी लगी हुई होती हैं, दांतों के अंदर भी लगा हुआ होगा, छोटे छोटे बच्चों के कुछ सर पे लगा हुआ होता है, कुछ यहाँ जॉस पे कुछ फ्रेम टाइप के लगा देते हैं। तो वो पाकिस्तान में तो उतना कॉमन नहीं है, और वो क्यों किया जाता है? असल में पाकिस्तान में ये चीजें इसलिए कॉमन नहीं है क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा। अगर यहाँ पर वो हेड गियर्स कहलाते हैं अच्छा। बेसिकली। अच्छा, वो होते इसलिए कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा बच्चा है, थंब सकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, तो उसका जो ये पैलेट है ये प्रोट्रूडेड हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ आ जाता है, बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है। और ये चीज क्योंकि हम ऐसे करके डालते हैं तो इसके प्रेशर से ये अंदर चला जाता है, ये बाहर आ जाता है। तो उस फेशियल फीचर्स को नॉर्मल करने के लिए अमूमन वो हेड गियर्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट स्टेज पे लगाए जाते हैं, यानी 6 साल से ऊपर 12 साल के बीच में, ताकि इसको जो है वो दबा के अंदर किया जा सके और इसको बाहर लाया जा सके। जी डॉक्टर साहब, ये महंगा प्रोसीजर इसलिए पाकिस्तान में नहीं है या लोगों को ये अच्छा नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है? असल में महंगा भी है, ठीक है, और दूसरा ये कि अवेयरनेस भी नहीं है। और जो तीसरी बात है वो सबसे बड़ी ये कि क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है। बच्चे स्कूल लगा के नहीं जा सकते, वो आपको हर वक्त लगा के रखना होता है, हेड गियर्स आपको पहन के रखने होते हैं ताकि आपका जो फेस है उसको वो नॉर्मलाइज कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में ये नहीं है अवेयरनेस इस चीज की, तो बच्चे लगाते अच्छा, आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, हम ब्रेसेस का देखते हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि ब्रेसेस के लिए जब आप डिसाइड करते हैं वो टाइम होता है जब आपको हर जगह से फीडबैक मिल चुका होता है कि आपके दांत अच्छे नहीं हैं, बहुत ऊंचे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, आपकी शक्ल अजीब सी लगती है। तो वो जब आते हैं तो वो उम्र ऑलमोस्ट निकलनी भी उम्र होती है। तो आप क्या कहती हैं, कौन सी उम्र से हमें बच्चों की एक तो ये चेक करना चाहिए कि इनको ब्रेसेस की जरूरत है या नहीं है, और वो कौन सी एज है जहां पे आके डॉक्टर को आके विजिट करें? देखिए, इसके अंदर ये है कि जब बच्चा जो है वो 5 इयर्स से बिलो है, ठीक है, और उस टाइम पे आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। अगर बच्चे के दांतों के अंदर नॉर्मल स्पेस नहीं है तो आपको डेंटिस्ट जो है, जो भी आपका प्रैक्टिशनर है, वो आपको बता देगा कि जब इसमें स्पेस नहीं है तो आगे आने वाले दांत जो है ना वो एक के ऊपर एक ही आएंगे। अच्छा। क्योंकि वो जो स्पेसेस होते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा छोटे बच्चों के दांतों में बहुत स्पेसेस होते हैं, तो वो स्पेसेस होते हैं इसलिए ताकि बड़ा दांत उसमें फिट हो जाए, ठीक है, वो उसको कवर कर ले। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिल्कुल मोती जैसे दांत होते हैं, एक के साथ एक अटैच हुए हुए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उन केसेस के अंदर ज्यादातर ये ओवरलैपिंग के चांसेस होते हैं। तो हमें उस टाइम ही जो है वो अपने प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए, दिखाने चाहिए बच्चों के कि इसमें स्पेस नहीं है, तो आगे फर्दर जो दांत निकलेंगे उसका हम क्या करेंगे। अच्छा, तो फिर ब्रेसेस जो है वो किस एज से, अगर उन्हें दिखा भी लिया, आपसे कंसल्ट भी ले लिया, तो कौन सी वो एज है जहां पे हमें ब्रेसेस की ट्रीटमेंट या अलाइनर्स की या जो अप्लायंसेस बोल रही है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हेड गियर्स होते हैं, हेड गियर्स तो पूरे मुंह पे लगाए जाते हैं, पूरे आपके स्कल के साथ वो हेलमेट की तरह होता है, हेलमेट की तरह होता है। क्योंकि उसकी तो अवेयरनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट जो है वो अप्लायंसेस होते हैं, रिमूवेबल अप्लायंसेस। वो उसके अंदर एक की होती है, ठीक है, जिस बच्चे की आर्च बहुत नैरो है, यानी उसका जो ये पैलेट है बहुत नैरो है और आगे की तरफ चला गया, तो वो हम लगा के और उसके बाद उसकी जो दांत है उसको, उसकी पैलेट को नॉर्मल करते हैं ताकि दांत जो है वो अपनी पोजीशन पे आए। तो उसके लिए कम से कम बच्चे की उम्र 8 साल होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब हमारा बच्चा जो है वो छोटा था, अब बड़ा होता जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, 6 साल का, 7 साल का, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं बच्चों में? आजकल जो देखा जा रहा है सबसे ज्यादा वो तो डेंटल केरीज हैं। सही है, बहुत ज्यादा होती हैं बच्चों के। हर बच्चा, चाहे वो आप किसी भी उसका ले केरीज, हम दांतों में जो कीड़ा लगने की बीमारी है, जो स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं काले काले, तो वो तो हमें नॉर्मली नजर ही आते हैं। सही अच्छा, है। अब चीजें थोड़ी सी उससे आगे जाती जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों की हैबिट्स आप ब्रेक नहीं करते, उनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करते। बिल्कुल। तो उसकी वजह से आइसक्रीम शॉप्स भी खुल रही हैं, बेकरीज भी खुल रही हैं हर जगह। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे की जो छोटा सा स्पॉट था, जो काला धब्बा था, वो बड़े होते होते पूरा खड्डा कर देता है। अच्छा। उसके बाद बच्चे के दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, फिर हमें उसकी जो है वो जड़ की जो है वो सफाई करनी पड़ती है ताकि वो प्रोलॉन्ग हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं, बच्चे कंट्रोल हो जाते हैं आपसे? बच्चे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि हर डेंटिस्ट जो है जी बच्चे ट्रीट नहीं करता, ठीक है,
उसके लिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं, वो बच्चे ट्रीट करते हैं, या कुछ ऐसे जिनमें बहुत पेशेंट्स हो वो सही। उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चे अमूमन, मेरे पास तो बहुत बच्चे आते हैं क्योंकि मेरे खुद माशाल्लाह 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके फ्रेंड्स हैं और वो आराम से आते हैं, करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा पैनिक करते हैं बच्चे। क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जो आप बता रही थी कि टीथ आने का जो अमल है, हमारा जो आखिरी दांत है, सही है, वो किस एज में आता है? देखिए, जो हमारा आखिरी दांत है वो आता है 12 साल की उम्र में, सही ठीक है। और उसके बाद फिर एक दांत जो बिल्कुल लास्ट है, विजडम, तो उसका तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो तो आते रहते हैं, जिसको हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, जी। ठीक है। लेकिन हमारी जो आखिरी दाढ़ है तो वो हमारी 12 साल पे आ जाती है, जो कि फंक्शनल होती है, जिससे हम खाना पीना करते हैं, जी। ठीक है। तो उस टाइम तक का हमें वेट करना चाहिए अगर आपको फिक्स्ड अप्लायंसेस लगाने हैं तो। जी। और फिर उसके बाद जो है वो आप 12 साल की उम्र में फिक्स अप्लायंसेस लगवा। अच्छा, आपने अक्ल दाढ़ की बात करी। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये अक्ल दाढ़ क्यों है, इसका नाम अक्ल क्यों है? मतलब ये अक्लमंद लोगों को आती है जिनमें अकल है, या वो लोग जो बेवकूफ़ है वो बेचारे इस दाढ़ से महरूम रहते हैं? या मैंने यूजुअली देखा है कि लोग हमें बता रहे होते हैं कि हमारी दाढ़ आनी शुरू हुई है 15 साल से और अब वो 30 साल के हो गए, आज तक उनकी दाढ़ मुंह में नहीं आई है। नहीं, देखिए, अकल दाढ़ जो है ना, बेसिकली ये तो हमने इसको उर्दू में नाम दे दिया ना, जी। ठीक है। असल में विजडम टूथ है ये, इसका एक अपना रोल है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो है वो लोगों में ये स्टार्टिंग 15 ईयर्स से होती है और निकलते निकलते कभी कभी 40 साल भी हो जाते हैं, फिर भी नहीं निकल पाती। कुछ के अंदर इम्पैक्टेड होती है, यानी अंदर ही रह जाती है। इसका ये देखिए, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ आपके जिस्म में दी है ना, तो वो गैर ज़रूरी नहीं है, उसका कोई ना कोई हिस्सा है। आजकल स्टेम सेल थेरेपी का नाम सुना होगा आपने? जी बिल्कुल। कि स्टेम सेल थेरेपी हो रही है, यानी रीजनरेट हो रहे हैं दांत। अच्छा। लेकिन वो पाकिस्तान में भी स्टार्ट नहीं हुआ, कह रहे जापान ने शुरू कर दिया है। जी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ आपको पता जाएगा। है जापान की चीजें कितनी महंगी होती हैं और हमारे यहाँ लोग जब वो इंशाल्लाह दूसरी तरफ चाइना पे आएगा तो फिर फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिर आसानी हो जाएगी। तो वो जो है स्टेम सेल्स वो विजडम से ही बना रहे हैं, सही, ठीक है। अच्छा, एक तो ये मेडिकल वो हो गया। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई दाढ़ खराब हो गई है और वो निकालनी पड़ी है आपको, जो दाढ़ उससे पहले है विजडम से, तो वो दाढ़ जो है ऑटोमेटिकली उसकी जगह पे आ जाती है। तो ये विजडम का काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप बताएं, हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हमारी बेसिक चीज है वो है हमारे दांतों की हाइजीन, जिसमें सबसे पहले आता है दांतों की ब्रशिंग। तो आप मुझे बताएं, एक तो ब्रशिंग कब से शुरू करनी है, कब तक करनी है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, टाइमिंग्स क्या होती है, उसका तरीका क्या है ब्रशिंग करने का, कौन सा टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करें? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनके ना कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए ना वो चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा हमेशा देखकर सीखता है। जो माँ बाप को देखेगा वो वही करेगा। तो आप जब बच्चा छोटा हो तो सिलिकॉन ब्रशेस आते हैं बच्चों के, अच्छा, जो कि बहुत ही अक्सर हमने शॉप्स में देखे हैं ये। जी, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल वो कोई आपको तकलीफ नहीं करते बच्चे को। तो आप बच्चे के हाथ में वो दें जब आप ब्रशिंग के लिए खड़े हो, बच्चे को अपने साथ लेके खड़े हो, तो बच्चे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, डेली बेसिस पे करना है हमें। तो उनके हाथ में 6 महीने से आप ब्रश दे दें। 6 महीने से? 6 महीने से। और जो अगर छोटा सा दांत उनका 6 महीने पे निकला है तो उसको भी आपको साफ करना है। और यूजुअली मैंने देखा है लोग नहीं करते। हाँ, ना लोग टीथ के उसकी बच्चे का दांत साफ करते हैं, ना ही बच्चे की टंग क्लीन करते हैं। अच्छा, टंग भी आपको क्लीन करनी पड़ती है बच्चे की। और ये कितने टाइमिंग्स क्या होने चाहिए ब्रशिंग के? ब्रशिंग एटलीस्ट 2 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन नॉट फॉर द किड्स, क्योंकि बच्चे के दांत ही बहुत छोटे से होते हैं। तो एटलीस्ट उसकी हैबिट डेवलप करने के लिए आप बस उसको ब्रश दें और हल्के हाथ से ब्रश करके बच्चे को रिंस करा दें। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, ये टूथपेस्ट जो है ये अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं टूथपेस्ट के, कुछ छोटे बच्चों के हैं, कुछ बड़ों के हैं, कुछ पूरी फैमिली भी इस्तेमाल कर रही है, कुछ एड्स में आता है कि ये फैमिली टूथपेस्ट है। तो क्या ऐसा है कि अगर हमने एक टूथपेस्ट ले लिया तो वो हमारी होल फैमिली इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, देखिए, यहाँ क्या होता है, हम एक टूथपेस्ट लेकर आते हैं, कहते हैं पूरी फैमिली का ही है, ठीक है। जो बच्चे हैं उनका टूथपेस्ट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। वो कुछ ब्रांड्स हैं जो आजकल बहुत फ्लेवरफुल टूथपेस्ट बना रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो बनाई इसलिए कार्टून्स बने हुए होते हैं ताकि बच्चे वो यूज करें, ठीक है। वो देखते हैं तो खुश होते हैं अपनी चीज देख के कि ये हमारे लिए अलग आया। लेकिन जो बड़ों के टूथपेस्ट बच्चों को दिए जाते हैं, अमूमन उसके अंदर इतना ज्यादा फ्लोराइड होता है कि वो बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अच्छा, अगर आपकी बॉडी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आने वाले जो नए दांत हैं बच्चे के, जो 6 साल पे निकलने हैं, उसके अंदर फ्लोरेसिस हो जाएगा, धब्बे धब्बे हो जाते हैं। फ्लोरेसिस देखा होगा, कुछ दांत बहुत उसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे। कैल्शियम की कमी है? नहीं, कैल्शियम की कमी वाले दांत अलग होते हैं, फ्लोरेसिस की कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। कैल्शियम वाले आपको व्हाइट
चौकी अपीयरेंस मिलती है उसकी, ठीक है। वाइट वाइट धब्बे होंगे। और जो फ्लोरोसिस होगा वो हल्का हल्का पीले 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 होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा फर्जाइल हो जाते हैं दांत, यानी इतने नाजुक हो जाते हैं कि वो वैसे भी ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि हमने ब्रशिंग की भी बात कर ली, हमने टूथपेस्ट की बात कर ली, फ्लॉसिंग जो एक चीज होती है, क्या वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? बच्चों के लिए फ्लॉसिंग, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों में स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर कुछ हो, कोई चीज फंस जाए तो वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं फ्लॉसिंग, बच्चे इटसेल्फ फ्लॉसिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को दिखाएं कि फ्लॉसिंग कैसे होती है। जी बिल्कुल। ताकि कभी अगर इन फ्यूचर जब उनके नए दांत निकलेंगे तो उस वक्त वो फ्लॉसिंग कर सकें। अच्छा, ये फ्लॉसिंग की आप बात करेंगे, मैंने यूजुअली लोगों को देखा है सिलाई का धागा मशीन से निकाल के हम यूज कर रहे होते हैं, या कोई कार्ड, विजिटिंग कार्ड, मैं अक्सर देखा है मैं अपना विजिटिंग कार्ड किसी को दूं वो उसी कार्ड से अपने दांत साफ कर रहा होता है, या चाबी, या कभी कोई हेयर पिन, और बच्चों के भी मुंह में डाल देते हैं वही हेयर पिन वही चाबी, उसी से कोई चीज फंस गई है तो निकाल रहे हैं। तो बताएं उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? देखिए, होता ये है कि जो फ्लॉस होता है वो बिल्कुल वैक्स का बना हुआ होता है, वो इतना बारीक होता है, मतलब बाल के बराबर होता है वो जी। ठीक है, तो वो बहुत ही इजीली अंदर चला जाता है दांतों के बीच में और इजीली निकल आता है। बिल्कुल। उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, लेकिन जो ये आपने बाकी चीजें का नाम लिया है, बिल्कुल ये बड़ी कॉमन है, आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है। अच्छा, सुई भी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग आते हैं हमारे पास कि हमें बहुत स्पेस हो गया है, खड्डा बन गया है, उनसे पूछो तो कहते हैं खाना फंसा था तो हमने टूथपिक से निकाल दिया, वो जो बड़ी वाली टूथपिक आती है ना, मोटी वाली, उससे निकाला। फिर उसके बाद वो कहते हैं उससे भी नहीं निकल रहा तो हम नाखून से निकाल लेते हैं, हाँ, नहीं तो पेन से निकाल लेते हैं, सुई से निकाल लेते हैं। तो होता ही है कि होते होते जो गम्स है वो इतने डैमेज हो जाते हैं कि फिर खाना तो फंसेगा ही फंसेगा, बाकी जो आपके दांत लगे हुए हैं जिन गम्स के साथ वो भी वीक होंगे और दांत खराब हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आपसे मैं ना एक्चुअली जानना चाहूंगी कि आप एज एन लेडी हैं और आप पिछले 15 साल से काम कर रही हैं। आपने हमें ऑफ स्क्रीन बताया कि 16-17 ईयर्स बैक आपने क्लिनिक एस्टैब्लिश किया, और यूजुअली हमने अगर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे लड़कियां बहुत कम होती थी, और क्लिनिक एस्टैब्लिश करना और वो भी खुद एज एन वुमेन, तो आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जो लेडीज हैं, जो कि आजकल बिजनेस, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई, अब तो बहुत खवातीन जो हैं वो बाहर आ रही हैं और वो काम कर रही हैं, ठीक है, उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और आपको क्या लगता है औरतों के लिए कितना जरूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना? देखिए, मुझे तकरीबन इस फील्ड में 17-18 ईयर्स हो चुके हैं, और मैं उस टाइम से जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था तो बहुत ही कम लड़कियां जो हैं वो फील्ड में आती थी। बिल्कुल। मेजॉरिटी उनकी शादी हो जाती थी, जैसे कॉमनली हम देखते हैं, तो फील्ड में नहीं आ पाती थी। और उस टाइम जो है वो लड़कियों का फील्ड में आना भी एक चैलेंज होता था, जिसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट उसकी फैमिली होती है। आपकी फैमिली आपको खड़ा करती है, आपको सपोर्ट करती है, हर चीज में आगे लेकर आती है। बहुत सारे चैलेंजेस हमें अपनी फील्ड में भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं लड़कियों को वैसे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब तो माशाल्लाह इतना टाइम हो गया है कि अब माशाल्लाह मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं बच्चों के साथ भी क्लिनिक जाती हूँ, क्योंकि पहले तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी, अब मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं, जब आपने पढ़ा है तो आप कुछ करें। तो जितनी भी लड़कियां हैं जो मुझे देख रही हैं, मैं उनसे भी यही कहूंगी कि आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। चैलेंजेस तो आज भी हैं, चैलेंजेस कल भी थे, कल ज्यादा थे, कल ज्यादा थे। आज चैलेंजेस उसके मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि कुछ नहीं तो लड़कियां ऑनलाइन काम कर रही हैं, ट्यूशंस पढ़ा रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कर रही हैं, वो भी काम कर रही हैं जो लड़के करते थे। तो आज के दौर में तो ये चीज बहुत कम है, और पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। उस टाइम पे पेरेंट्स भी अपने खानदानों को भी देखते थे कि खानदान वाले क्या सोचेंगे, बिल्कुल सही बात है, बाहर वाले क्या सोचेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, क्योंकि उस टाइम जो है ना इन चीजों की अवेयरनेस बहुत कम थी, और हालात भी बड़े खराब थे, हमारे शहर के हालात भी खराब थे, लोग बाहर निकलते हुए डर रहे होते थे, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ क्लिनिक्स पे हमले हो रहे हैं और मसले मसाइल। जी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी फैमिली होती है, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं। फिर शादी के बाद अगर आपका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है और आपके बच्चे वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो आप आगे निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। बस डॉक्टर साहब, हम आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि एक टेक होम मैसेज आप हमारे नाजरीन के लिए आप क्या देना चाहेंगे कि वो आपको ऐसी एडवाइस दें जिसपे वो अमल करें और अपनी बच्चों और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल आखिर में आपको जो सारा डिस्कशन हुआ है उसको कंक्लूड करूंगी कि मदर्स को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है, और जब वो एजुकेटेड होंगी, उनके आस पड़ोस का जो माहौल है, जो घर का माहौल है, वो एजुकेटेड होगा कि बच्चों के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, और हमें शॉर्टकट्स पे नहीं जाना। असल में हम जो है ना, जो मदर वर्किंग है या जो मदर्स घर में भी हैं, वो ये होता है कि नहीं, बच्चा यही कह रहा है बस ये कर लो,
आपको करना वो है जो आप बेहतर समझते हैं अपने बच्चे के लिए। जी जी बिल्कुल। बच्चे के कहने पे नहीं चलना है, या अपने जो मिलने जुलने वाले हैं कि आप बस यही करें जो आपको बेहतर लगता है वो करें, और अपने बच्चे की हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखें, क्योंकि दांत वो चीज हैं जो एक दफा जाते हैं वापस नहीं आते। बिल्कुल सही बात है, दांत वो चीज है और सबसे कीमती चीज है दांत। सबसे कीमती। मैं हर जो माएँ हैं उनको कहती हूँ कि चले आपने जो आपका इनिशियल टाइम था बच्चे का 6 साल तक, वो चले निगलेक्ट हो गया, लेकिन अब जो 6 साल के बाद दांत आ रहे हैं वो सारी उम्र रहने हैं, उसके बाद कोई दांत नहीं आएगा, इसलिए उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और एक दांत इज इक्वल टू बड़ा खर्चा। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक दांत का अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वो एक बहुत लंबा खर्चा है। तो अगर आप चाहते हैं कि उससे आप अपने आप को बचाएं, तो उसके लिए अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का स्पेशली। अगर आपको फील होता है छोटा सा स्पॉट भी है, उसको फौरन ही कवर करवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने जो हमें मशवरा दिया है। आई होप सो कि हमारे नाजरीन जो है उस पर अमल करेंगे, और खासतौर पर जो हमारी माएँ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सुनना कि वो अपनी और अपने बच्चों की सेहत का किस तरह ख्याल रखें। और मैं आखिर में बस यही कहूंगी कि खुद भी मुस्कुराएं और अपनी फैमिली को मुस्कुराने का मौका दें। नेक्स्ट वीक दोबारा हाजिर होंगे इसी शो के साथ एक नए टॉपिक को लेके। अल्लाह हाफिज।